नहीं। So good afternoon to all of you. Myself Siddharth Deshwal, and I have been associated with V Rankers from last 2.5 years. Usually in this institution I took general studies classes, जिसको आप GS के भाषा में कहते हैं, जनरल और जनरल साइंस. तो बेसिकली व्हाट इज़ द रेलिवेंस ऑफ जनरल स्टडीज़ फॉर यू. अब एक्चुअली होता क्या है कि आप जुडिशरी के एस्पिरेंट हो, तो आपको ये लगता है कि हम जनरल स्टडीज़ क्यों पढ़ें, हम जीके का आस्पेक्ट पोर्शन क्यों करें. उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न ये होता है कि टेक्निकली तो यही होगा कि ऑब्वियसली आपको एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम में पूछता है तो एग्ज़ाम अगर क्लियर करना है तो आपको मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी, और स्पेशली अगर यूपी जैसे स्टेट की बात करें तो उसमें तो जीएस का एक बहुत बड़ा रेलिवेंस होता है. सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रैक द जुडिशरी एग्जामिनेशन विदाउट गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू जनरल स्टडीज़ और जीएस. तो जीएस का रेलिवेंस एक तो आपका एग्ज़ाम पर्पज से हो गया कि एग्ज़ाम क्रैक करना है और उसके बाद में आपको अपने जुडिशरी का एग्ज़ाम करके जुडिशरी ज्वाइन करनी है. उसका दूसरा रीज़न ये भी है, सपोज भगवान करे कि आप क्या होते हैं, आप सेलेक्ट हो जाते हो और सेलेक्ट होने के बाद आपके साथ क्या होगा, दैट यू वुड बी पोस्टेड एज डिस्ट्रिक्ट जज इन ए पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एनी स्टेट. तो डिस्ट्रिक्ट जज बनने के बाद क्या आपको लगता है कि आप कोई भी जजमेंट या कोई भी लॉ का एप्लीकेशन आइसोलेशन में देख सकते हो? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. when you are considering several facts, when you are delivering your judgment, you are considering several facts. तो उसमें आपके पॉलिटिकल एंगल, आपके इकोनॉमिकल एंगल, जियोग्राफिकल एस्पेक्ट, सारी चीज़ों का इक्वल इम्पोर्टेंस होता है. तो इन ऑर्डर टू बिकम ए स्मार्ट जज, कि जो एक लोगों की एस्पिरेशंस को पूरा कर सके, उनके जस्टिस को पूरा कर सके, जस्टिस डिलीवरी को एनहांस कर सके, तो इसलिए आपके लिए जनरल स्टडीज़ एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है. उसका केवल इतना ही रेलिवेंस नहीं है कि आप एग्ज़ाम में पढ़ो और एग्ज़ाम में पढ़ने के बाद क्या होगा कि आप क्लियर हो गया, फिर आपका कोई मतलब नहीं है. नो, इट विल हेल्प यू इन योर एंटायर लाइफ. और कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए केवल आप एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ते नहीं हो. इट कॉम्प्लीमेंट्स योर लाइफ स्टाइल, इट कॉम्प्लीमेंट्स योर पर्सनैलिटी, इट मेक्स यू मोर अवेयर. तो अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से हम जनरल स्टडीज़ को पढ़ते हैं. So as part of this lecture, we will conclude and we will discuss the polity section. In this polity section, we will today discuss the provisions related to the President of India. What is the process of election of President of India? What is the process of removal of election for President of India? And what are the grounds of his disqualification and what are the powers which are enjoyed by President of India? पैरेलली हम उसके साथ क्या क्या देखेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पावर्स है और जो दूसरे दुनिया में जो डिफरेंट प्रेसिडेंट अगर किसी कंट्री के होते हैं, सो व्हाट इज द प्रेसाइज डिफरेंस बिटवीन इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ अदर नेशंस. क्लियर? सो टुडे वी विल डिस्कस प्रेसिडेंट. टुडे वी विल डिस्कस प्रेसिडेंट. तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है कि हु इज प्रेसिडेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट होता क्या है, तो सपोज एज एन इंडियन आप डिफाइन करोगे इसको कि प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. ओके, गुड. सेकेंड स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट. एज ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज ऑल्सो द फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट. बट यहीं पे थोड़ा सा डेविएशन आ जाएगा. अगर आप इंडियन कंटेक्स्ट में बात करोगे, सपोज दिस इज इंडियन प्रेसिडेंट एंड दिस इज यूएसए प्रेसिडेंट और द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है. ओके, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट. ओके, बट पैरेलली यूके में, यूएस में क्या होता है, दे हैव एडॉप्टेड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक पार्लियामेंट होता है और वो पार्लियामेंट क्या करता है, अपने एक प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं. तो ऐसे ही यूएसए में क्या है, यूएसए हैव एडॉप्टेड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि प्रेसिडेंट इज नॉट ओनली हेड ऑफ द स्टेट, वो गवर्नमेंट के भी हेड होते हैं. और इंडिया में पैरेलली क्या है, अगर कंपेयर करोगे आप, इंडिया में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट हेड ऑफ द गवर्नमेंट. हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है इंडिया में? इट इज द प्राइम मिनिस्टर.
So first you are required to define that what is the precise difference between presidential form of government and parliamentary form of government. अब जब आपको यही नहीं पता होगा कि what is the difference between these two aspects, तो आप उसमें प्रेसिडेंट के रोल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. अब दूसरा नेचर देख सकते हैं आप प्रेसिडेंट का. अब इस क्योंकि जब आप कंपेयर किसी चीज़ को किसी चीज़ से करते हो तो आप उसका पैरामीटर कभी कभी चेंज करना पड़ता है. अब इंडिया में क्या है कि आपने अगर आपका कोई पासपोर्ट होता है तो उस पर क्या लिखा होता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया. तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का मीन्स है कि द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट इज इलेक्टेड. अब इंडिया में ऐसा तो नहीं है कि कोई नॉमिनेटेड है या कोई मोनार्की चली हुई आ रही है. तो इसी चीज को हम किस चीज से कंपेयर करेंगे, यूके से. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इंडिया के केस में क्या है, वी आर फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ रिपब्लिक. While in UK or England we are following the process of monarchy. मोनार्की में क्या होता है, एक कोई राजा रजवाड़े होते हैं, उनकी एक फैमिली लीनेज होती है, और जब कोई एक क्वीन या पर्टिकुलर कोई किंग की डेथ हो जाती है तो उनके बाद जो उनके सक्सेसर होते हैं उन्हीं की फैमिली से वो मोनार्की की कंडीशन या उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं या उसको एक्वायर कर लेते हैं. बट इंडिया में क्या होता है, द प्रोसेस इज इलेक्शन. सो ऐसा कोई नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर फैमिली से या पर्टिकुलर किंगडम से प्रेसिडेंट को नॉमिनेट किया जाएगा. सो इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, वाइल इन इंग्लैंड इट इज दे आर फॉलोइंग द रूल ऑफ मोनार्की. सो इट मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट्स नेचर इज रिपब्लिक इन नेचर. दैट्स व्हाई रिपब्लिक डे आप मनाते हो ना, और रिपब्लिक डे पे कौन प्रेसाइड करता है, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी कौन करते हैं, रिपब्लिक डे पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो प्रेसिडेंट रिपब्लिक दे आर इंटररिलेटेड, एंड रिपब्लिक डायरेक्टली मीन्स दैट द प्रेसिडेंट और द हेड ऑफ द इंडिया इज इलेक्टेड इन नेचर. तो जब इतनी बड़ी पोस्ट है, हेड ऑफ द स्टेट है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट है या इंडिया, तो ऑब्वियसली उनका जो इलेक्शन का प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया कि दे आर इलेक्टेड, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज रिपब्लिक. तो उनको अगर रिपब्लिक हम कहते हैं तो ऑब्वियसली उनका कुछ इलेक्शन का प्रोसेस भी होता होगा. और आप नॉर्मली जब आप इलेक्शन का अगर आपके सामने कोई नाम आता है कि इलेक्शन हो रहा है तो आपके मन में एक इमेज क्रिएट हो जाती है, एंड द इमेज इज आप बूथ पे जाओगे, आप वोट करोगे. लेकिन जो आपका ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है, आप इसमें किसको अपॉइंट करते हो, आपने एमपीज को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको आप कहते हो, या एमएलएज जिसको आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज कहते हो. अगर आपसे कोई रूरल सोसाइटी से अगर बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ ग्राम प्रधान, ग्राम सरपंच, इनका कंसेप्ट होता है. और चेयर, अगर अर्बन सिटीज़ की अगर आप बात करते हो, यू यूज टू इलेक्ट योर चेयरमैन और मेयर्स और पार्षद, वार्ड मेंबर्स जिसको आप कहते हो. तो उसमें आपका डायरेक्टली एंगेजमेंट है. लेकिन व्हेन यू आर कंडक्टिंग द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आपको क्या लगता है कि मैं वोट डालने जाऊंगा? ऑब्वियसली नॉट. आप भी नहीं जाते हो, मैं भी नहीं जाता हूँ. क्यों? बिकॉज द इलेक्शन, द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इज इनडायरेक्ट इन नेचर. इलेक्शन है, डेमोक्रेसी है, पार्टिसिपेटिव है, बट इट इज इनडायरेक्ट, नॉट डायरेक्ट. डायरेक्ट में क्या होगा, जिसमें आप एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज अबव 18 ईयर्स ऑफ एज दे आर एलिजिबल टू वोट. तो उसमें तो हर कोई एलिजिबल होता नहीं है वोट करने के लिए. तो इसी वजह से द नेचर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्ट इन नेचर. तो आज आपको कुछ ज़्यादा लिखने का काम नहीं है, पहले आप इसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट आई विल डिक्टेट यू. सो नाउ व्हेन वी आर सीइंग दिस इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब आप किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वोट करने जाते हो तो उस केस में क्या होता है, वोट डालते हो. तो लेकिन आपके पास वो जो वोट डालने का राइट है वो कैसे आता है, वो तो आपका लीगल राइट है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज ए लीगल राइट. ओके, बट वो आपको जो प्रोसेस है उसकी एक्सेसिबिलिटी कैसे मिलेगी? तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो वो इलेक्शन कराते हैं, दे यूज टू प्रिपेयर ए इलेक्टोरल रोल. एक इलेक्टोरल रोल क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है बहुत बड़ा, और उसमें हर किसी वोटर का नाम लिखा होता है कि ये इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर है और यहाँ पे जाके वो वोट कर सकते हैं. तो उस इलेक्टोरल रोल में आपका नाम होगा. तो इट मीन्स यू आर इलेक्टोरल कॉलेज फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी. सपोज करो दिल्ली में विधानसभा है कोई मुखर्जी नगर, हालांकि मुखर्जी नगर की कोई विधानसभा नहीं है, इट फॉल्स अंडर मॉडल टाउन, बट स्टिल सपोज दिस इज मुखर्जी नगर and we are eligible to vote for the Vidhan Sabha of Mukherjee Nagar.
सो व्हेन वी आर एलिजिबल टू वोट फॉर द विधानसभा ऑफ मुखर्जी नगर, ये इलेक्टोरल रोल बनेगा, इसमें हमारा सबका नाम होगा, एंड फाइनली जब ये लिस्ट पूरी प्रिपेयर हो जाएगी तो ये जो लोग जिसका नाम इसमें लिखा होगा, दे विल सर्व एज इलेक्टोरल कॉलेज फॉर मुखर्जी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी। हम उनके लिए क्या हो जाएंगे, इलेक्टोरल कॉलेज। तो ऐसे ही जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें भी एक इलेक्टोरल कॉलेज को प्रिपेयर किया जाता है। सो योर पॉइंट ऑफ कंसर्न इज, और योर पॉइंट ऑफ नॉलेज हियर इज दैट यू आर रिक्वायर्ड टू नो दैट हु कॉन्स्टिट्यूट्स दिस इलेक्टोरल कॉलेज। इस इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा कौन होता है और कौन नहीं होता है। तो ये आपका मेन एस्पेक्ट है इस चीज का। सो नाउ वी विल डिस्कस द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ यू कैन नोट इट डाउन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? तो कौन कौन पार्टिसिपेट इसमें करता है, एनी गेस? द फर्स्ट वन इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको आप नोमेनक्लेचर जिनका क्या है, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एंड द सेकंड कैटेगरी इज एमएलएस, दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें क्या है, यूनियन गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, और इसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट। इसमें क्या है, यूनियन गवर्नमेंट का और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का। बट पार्लियामेंट मेंबर्स, यस प्राची, तो लेकिन पार्लियामेंट मेंबर्स में भी एक डिफरेंस आ जाता है। 2020 से पहले आपने अगर देखा हो कभी, लोकसभा की सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, 545, और उस 545 में क्या होता है, आपके 543 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं एंड 2 आर नॉमिनेटेड। 543 are elected and 2 are nominated from Anglo-Indian community. Clear? ऐसे ही किसी हर स्टेट में नहीं, किसी स्टेट में क्या होता है, they also nominate some members to state legislative assemblies from Anglo-Indian community. जिनका यूरोपियन डिसेंडेंट रहा हो उनको एंग्लो-इंडियन कम्युनिटी आप कहते हो। तो उनमें भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, उनमें भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। बट हु अपॉइंट्स दिस मेंबर्स, नॉमिनेट को तो किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा, किसी को नॉमिनेट करना पड़ेगा। हु नॉमिनेट्स देम? अगर वो 2 लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन मेंबर्स हैं, या फिर राज्यसभा में कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, 12, तो 12 यहाँ और 2 यहाँ। तो अगर पार्लियामेंट की अगर हम बात करते हैं, दे हैव 14 नॉमिनेटेड मेंबर्स। सो हु हैज द अथॉरिटी टू नॉमिनेट देम, हु हैज द पावर टू नॉमिनेट देम? ऑब्वियसली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट the conflicting situation here is that, yes Prachi, we are coming to that point. So we have total 14 members. तो इस 14 मेंबर्स में जब उनको हम नॉमिनेट करेंगे तो क्या होगा, प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है। तो conflicting situation क्या आ जाती है? Conflicting situation is that suppose the person who is nominating me or he has nominated me, और हो सकता है कि वो 5 साल बाद वो दोबारा क्या करे, वो प्रेसिडेंट दोबारा इलेक्शन के लिए खड़े हो जाएं, वो इलेक्शन में दोबारा पार्टिसिपेट करने लगे। तो उस केस में क्या होगा, कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, क्योंकि मेरे ऊपर तो एक फेवर हुआ है ना कि मुझे नॉमिनेट किया उन्होंने, तो इट मीन्स आई विल वोट फॉर हिम ओनली, मैं तो उन्हीं के लिए वोट करूंगा। सो दैट्स वाई व्हेन वी आर कॉन्स्टिट्यूटिंग दिस इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, we are excluding these nominated members both from parliament, और पार्लियामेंट में भी 2 हाउसेज है, लोकसभा और राज्यसभा, और ऐसे ही जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स है, वी एक्सक्लूड देम। अब तो ये हो गई 2 चीजें, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन एक तीसरा कैटेगराइजेशन भी है, दैट इज इंडिया में क्या है, तो यूनियन गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, लेकिन आपके दिल्ली, चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये सब क्या है, यूनियन टेरिटरीज। बट हर यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती। आपने देखा होगा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है, ऑब्वियसली केजरीवाल।
तो केजरीवाल जी किस चीज के मेंबर है? ही इज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली। तो इसी में जो तीसरा कैटेगराइजेशन जुड़ जाएगा आगे, जो कॉन्स्टिट्यूट करेगा आपके इलेक्टोरल कॉलेज को, दैट वुड बी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी। अब इसमें आपको एक करंट का एस्पेक्ट आ सकता है। सपोज करो कि आपका एग्जाम नेक्स्ट ईयर फैब में कंसिडर कर लेते हैं आपका एग्जाम है। तो अभी आज के टाइम पे हमारे पास दो यूनियन यूटीज है जिनके पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। कौन कौन सी है? दिल्ली एंड पुडुचेरी। दिल्ली में भी लेजिस्लेटिव असेंबली है और पुडुचेरी में भी लेजिस्लेटिव असेंबली है। मींस वहां भी एमएलएज इलेक्ट किए जाते हैं। तो वो दोनों इस यूनियन टेरिटरीज के एमएलएज भी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। बट दूसरी चीज क्या आ जाती है, जब 2019 में ये आपको करंट से चीजों को जोड़ना है ना, क्योंकि स्टैटिक तो वो पूछ सको आपसे, आपको एलिमिनेट करने के लिए दे विल आस्क ट्रिकी क्वेश्चंस फ्रॉम यू इन ऑर्डर टू एलिमिनेट यू। तो उस एलिमिनेशन प्रोसेस में क्या होगा, सपोज करो दिस इज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, बट इन 2019 व्हेन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशनल बिल वाज पास, उसमें क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर को एक यूटी बना दिया और लद्दाख को एक यूटी बना दिया। और सपोज करो कि जम्मू एंड कश्मीर को अगर यूटी बनाया लेकिन उसमें एक प्रोविजन और ऐड किया और जो लद्दाख में नहीं किया, वो प्रोविजन था जम्मू एंड कश्मीर एज ए यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर हुआ? अभी तक किसके पास है? केवल दिल्ली और पुडुचेरी के पास है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के पास भी है। बट द डिफरेंस इज दैट वहां पर अभी तक इलेक्शन नहीं हुए हैं। दिस इज द प्रेसाइज डिफरेंस कि दिल्ली और पुडुचेरी में तो है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली का तो प्रोविजन जम्मू एंड कश्मीर के भी पास है। जिस दिन जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हो जाएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के और जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी है, अगर उस दिन के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है तो उस केस में हम दिल्ली पुडुचेरी के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर? तो प्लीज नोट इट डाउन। ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सेकंड, elected members of state legislative assemblies, third one, elected members of legislative assemblies of UT of Delhi and Puducherry, ब्रैकेट में लिख लेना, पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर इन द फ्यूचर। अगर पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग, ये मैं आपके नोट्स के लिए बना रहा हूं क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे तो वो आपको हेल्प करेगा कि हाँ जम्मू एंड कश्मीर भी तो है। सपोज करो नेक्स्ट ईयर जनवरी में अगर इलेक्शन हो जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, और अभी तो खैर 2027 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होगा, बट अगर किसी कारण अगर उनकी वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करना पड़ जाता है, तो उस केस में क्या होगा, दोबारा इलेक्शन होगा। और जनवरी में क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में भी इलेक्शन हो गया। तो जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं दे विल आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस प्रेसिडेंट इलेक्शन। इसमें फोर्थ पॉइंट उसको अंडरलाइन भी आप कर लेंगे, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, member of state legislative councils do not participate in president election. अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स कौन होते हैं? ऑब्वियसली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट क्या है, एक बाइकेमरल लेजिस्लेचर है। बाइकेमरल लेजिस्लेचर मींस जिसके दो हाउस हैं। द इलेक्टेड हाउस इज लोकसभा, और जिसको आप दूसरा अपर हाउस भी कहते हो दैट इज राज्यसभा। उन राज्यसभा का जो इलेक्शन प्रोसेस है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम लोकसभा। सो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज ए बाइकेमरल लेजिस्लेचर। बाई मींस टू, टू हाउसेस लेजिस्लेचर।
लेकिन अगर स्टेट्स की बात करें, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया आर यूनिकेमरल। यूनिकेमरल का मतलब क्या होता है? जिसमें केवल एक हाउस होता है। जो आपकी विधानसभा, जिसको आप हिंदी में कहते हो या लेजिस्लेटिव असेंबली इंग्लिश में कहते हो, वो क्या होता है? विधानसभा। उसमें यूनिकेमरल, यूनि मीन्स सिंगल, केमरल मीन्स सिंगल हाउस, तो सिंगल हाउस होता है। लेकिन किसी किसी बड़े स्टेट में आपने देखा होगा, देयर इज ए प्रोविजन ऑफ बाईकेमरल लेजिस्लेचर इन स्टेट्स ऑल्सो। सबसे फाइन एग्जांपल है उसका यूपी। यूपी में क्या है? विधानसभा भी है, जिसको आप लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हो, और विधान परिषद भी है, जिसको आप लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हो। सो यूपी हैज बोथ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड असेंबली। इट मीन्स इट हैव बाईकेमरल लेजिस्लेचर। तो अगर कंपेयर करोगे कि पार्लियामेंट के जो बाईकेमरल लेजिस्लेचर है, उसमें तो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में। लेकिन स्टेट जहां बाईकेमरल, जिस स्टेट में बाईकेमरल लेजिस्लेचर है, उसकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन प्रोसेस। इज इट क्लियर प्राची? आयुषी, इज इट क्लियर? तो ये तो आपने उनको इलेक्शन, अब उनका इलेक्शन कर दिया। अब होता क्या है बेसिकली? इलेक्शन तो आप किसी का कर देते हो, लेकिन किसी को रिमूव भी कर सकते हो। दिस इज डेमोक्रेसी। तो जब डेमोक्रेसी होती है कि किसी का रिमूवल का, किसी के डिस्क्वालिफिकेशन के भी ग्राउंड्स होते हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड रिमूवल और डिस्क्वालिफिकेशन। जब हम प्रेसिडेंट को हटाते हैं उनकी अथॉरिटी से, तो उस वर्ड को हम रिमूवल यूज नहीं करते। वी यूज द वर्ड इम्पीचमेंट। वी ऑलवेज यूज द वर्ड इम्पीचमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये इम्पीचमेंट जो होता है, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हाउएवर, मतलब ऑलमोस्ट, नॉट एंटायरली इम्पॉसिबल, बट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसी की वजह से आज तक किसी भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है, ड्यू टू एनी रीजन। क्यों? बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव यूज्ड द वर्ड इम्पीचमेंट। अब उसमें आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रोविजन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मेंशन? So this answer would be under Article 61. So now we will discuss the removal of president, which we know by the name of impeachment. Clear? Removal of president, which we know by the name of impeachment, under Article 61. कोई कर लेंगे उसका इम्पीचमेंट भी, लेकिन कैसे? तो ऐसा तो नहीं है कि कोई लोकसभा एक साथ बैठी और उन्होंने कोई मन बनाया और इम्पीच कर दिया, हटा दिया। ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट। ऑल द लॉज, ऑल द पावर्स आर एक्सरसाइज्ड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जितने भी यूनियन लॉज है, उनको कौन पास करता है फाइनली? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। साइन तो वही करते हैं। और जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं मोस्टली, वो किसके नाम पे लिए जाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर उनका रिमूवल का प्रोसेस इजी होगा, सो गवर्नेंस तो कैरी नहीं कर पाओगे आप लोग। तो इसी वजह से वी हैव मेड दिस प्रोसेस वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, एंड दैट्स व्हाई स्पेशली वी हैव यूज्ड द वर्ड इम्पीचमेंट। बट इम्पीचमेंट करने का ग्राउंड क्या है? अब सपोज करो कि प्रेसिडेंट अगर कोई गलत काम करेंगे, तो ही तो उनका इम्पीचमेंट के बारे में आप सोचोगे। नॉर्मल केसेस में तो आप उनका इम्पीचमेंट करोगे नहीं। और जिस गवर्नमेंट ने उनको इलेक्ट किया है, सपोज करो अभी एनडीए गवर्नमेंट की चली हुई है सेंटर में, तो एनडीए गवर्नमेंट ने अपनी एक कैंडिडेट को अपॉइंट किया, दैट इज द्रौपदी मुर्मू। और ओपोजिशन के कैंडिडेट कौन थे? यशवंत सिन्हा। तो ऑब्वियसली जो अपोजिंग पार्टी है वो ओपोजिशन में क्यों बैठी है? क्योंकि उनके पास मेंबर्स कम है, स्ट्रेंथ कम है ना पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में भी। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जिसको एनडीए पार्टी की है, तो वो एनडीए मीन्स कोलिशन ऑफ बीजेपी एंड अदर पार्टीज। तो एनडीए ने अपना कैंडिडेट को अपॉइंट किया, उनके पास मेंबर्स ज़्यादा है।
तो मेंबर्स अगर द्रौपदी मुर्मू जी को अगर एनडीए ने अपॉइंट किया है, तो ऑब्वियसली एनडीए विल नॉट ट्राई टू रिमूव हर until and unless she violates the constitution, until unless she does something very wrong in nature, बहुत गलत काम जब तक वो नहीं करती है. So this will become the ground of removal of president of India. ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है, the president can be impeached on the ground of violation of constitution. ये साफ साफ लिखा हुआ है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटा सकते हो, बट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. बट व्हाट इज दिस वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? डू यू नो व्हाट इज दिस वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? नो. और प्लस एडिशनली कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं नहीं लिखा है कि व्हाट इज द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि व्हाट अमाउंट्स द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. क्या वो ऐसे काम होंगे, क्या ऐसे वो डिसीजन होंगे, क्या ऐसी वो एक्टिविटीज होंगी जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट आप उनको डिक्लेयर कर सकते हो. क्लियर? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर. तो आपने उनको इम्पीच करने का मन में ठान लिया, सपोज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने उसमें इम्पीच उनको करना है. सो ऑब्वियसली देयर इज ए प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. सो नाउ वी विल फोकस ओवर द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. This is your Lok Sabha. This is your राज्य सभा. लोकसभा की एंटायर स्ट्रेंथ कितनी है? 545. और राज्यसभा की एंटायर स्ट्रेंथ कितनी है? 245. सपोज करो XYZ कितनी भी. अब ऐसा तो नहीं है कि वो उन्होंने मन बनाया कैसे भी उनको इम्पीच कर देंगे. सपोज द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट इज इनिशिएटेड इन राज्यसभा. ऐसा नहीं जरूरी है कि लोकसभा में ही आपको इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू होगा. इम्पीचमेंट का प्रोसेस आप राज्यसभा में भी शुरू कर सकते हैं, लोकसभा में भी शुरू कर सकते हैं. सो इट कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. सपोज करो राज्यसभा में उनका इम्पीचमेंट का प्रोसेस इनिशिएट हुआ, लेकिन राज्यसभा में कैसे इनिशिएट होगा, कौन इनिशिएट करेगा? सपोज करो आई एम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा और मुझे द्रौपदी मुर्मू जी या कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुझे वो अच्छे नहीं लगते. तो ऐसा तो नहीं है कि मैं फ्लोर पे खड़ा होकर बोलने लग जाऊंगा कि प्लीज रिमूव दिस प्रेसिडेंट, आई डोंट लाइक हिम और हर. ऐसा तो नहीं होगा ऑब्वियसली. सो व्हाट वी विल डू नाउ, इन ऑर्डर, और इम्पीचमेंट को जब आप इनिशिएट करते हो आप उसको कहते हो रेजोल्यूशन, कि वी आर प्रपोजिंग दिस रेजोल्यूशन टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो बेसिकली इस रेजोल्यूशन में होता क्या है, अब 245 का 1/4 कितना हो जाएगा? अराउंड 62. 245 का 1/4 कितना हो जाएगा? अराउंड 62. एटलीस्ट 62 मेंबर्स और 1/4 ऑफ एनी हाउस. चाहे लोकसभा में होता तो 545 का 1/4 कैलकुलेट करके देख लेना. सो इन केस ऑफ राज्यसभा या इन केस ऑफ लोकसभा, इन बोथ एटलीस्ट 1/4 ऑफ द टोटल कैपेसिटी ऑफ दिस दैट हाउस, दे विल मीट, दे विल डिस्कस एंड दे विल साइन ए पेटिशन. वो एक एप्लीकेशन लिखेंगे, उसको साइन करेंगे, अपना प्रूफ देंगे कि हाँ मैं इस रेजोल्यूशन का पार्ट हूँ. और उनको कितने मेंबर्स होने चाहिए? एटलीस्ट 1/4. तो जब ये 1/4 मेंबर्स रेजोल्यूशन पास करेंगे या रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करेंगे, तो उनको साइन करके एक पेटिशन बना के उस हाउस के प्रेसाइडिंग ऑफिसर को देंगे. लोकसभा का प्रेसाइडिंग ऑफिसर को आप स्पीकर कहते हो और राज्यसभा के प्रेसाइडिंग ऑफिसर को आप चेयरमैन कहते हो, हु इज दी ऑल्सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो सपोज करो आपने चेयरपर्सन को 62 लोगों ने मिलकर एक पेटिशन दे दी एंड दे आस्क्ड टू अडॉप्ट दिस रेजोल्यूशन. अगर 62 मेंबर्स ने इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन साइन करके उनको दे दिया, इन दैट केस दैट हाउस और चेयरमैन विल अडॉप्ट दैट पर्टिकुलर रेजोल्यूशन. उनको वो एक्सेप्ट कर लेंगे. अब क्या होगा? अब पूरे राज्यसभा में पास कराना है ना. अब वो तो 62 लोगों ने तो कहा है कि वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब ऑब्वियसली हाउस में डिस्कशन शुरू होगा. जब हाउस में डिस्कशन शुरू होगा उस केस में क्या होगा? नाउ ए 14-day नोटिस पीरियड विल बी गिवन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर डिस्कसिंग दिस रेजोल्यूशन. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक 14 दिन का समय दिया जाएगा
कि आपके पास राइट है अपनी बात रखने का, कि जिसको आपको वायलेशन मानते हो कॉन्स्टिट्यूशन का वो नहीं था। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज अ राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ। ये तो लीगल राइट होता है ना आप लोगों का, भी फंडामेंटल राइट भी है। आर्टिकल 21, 22 ये सारी क्या है आपके लीगल फंडामेंटल राइट्स हैं। तो वो आपकी किस चीज़ से जुड़े होते हैं? इन ऑर्डर टू डिफेंड योरसेल्फ। तो प्रेसिडेंट के पास भी अपने आप को डिफेंड करने का एक राइट है। सो ही विल बी गिवन 14 days नोटिस पीरियड टू डिफेंड हिमसेल्फ। उसके बाद आपकी राज्यसभा क्या करेगी, या कोई भी हाउस, लोकसभा भी अगर उसमें शुरुआत होती, दे विल डिस्कस दिस। इफ आफ्टर डिस्कशन, क्या किसी भी बिल को आप कैसे पास करते हो? पहले उसको पेश करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो, देन आफ्टर यू डिस्कस इट एंड आफ्टर यू वोट इन और अगेंस्ट इट। या तो फेवर में वोट करोगे या फिर अगेंस्ट में वोट करोगे। सो इन ऑर्डर टू पास दिस रेजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड आप किसी चीज को कैसे बनाओगे कि उसकी मेजोरिटी को बहुत हाई कर दोगे। मेजोरिटी को मीन्स कि जो लोग उसमें वोट करेंगे यस और नो में, अगर इम्पीचमेंट को करना है और उसके फेवर में वोट करना है तो आपको एक स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। मेजोरिटीज बहुत सारी हैं, स्पेशल मेजोरिटीज की खुद बहुत सारी डेफिनेशन है, वो हम सब्सिक्वेंट क्लासेस में पॉलिटी में देखेंगे। बट जो मेजोरिटी यहाँ यूज होती है वो होती है स्पेशल एब्सोल्यूट मेजोरिटी, या फिर आप उसको अलग से कह भी सकते हो स्पेशल मेजोरिटी प्रोवाइडेड अंडर 61 इटसेल्फ। 61 में ही लिखा हुआ है कि कौन सी मेजोरिटी आपको चाहिए होती है। तो सपोज करो द टोटल मेंबरशिप इज 245, तो वो स्पेशल मेजोरिटी है 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। तो 245 का 2/3 कितना हो जाएगा? 8 × 3 = 40। तो 80 + 80 160 अराउंड, अगर आप बात करोगे रफली आप कह सकते हो एटलीस्ट 165 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, वेदर दे आर प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट। सपोज करो प्रेजेंट 200 हुए, तो आप कहने लगोगे 200 लोग ही तो आए यार, 200 को 2/3 अगर उसका करके देखोगे आप तो कितना आएगा? जो भी आएगा लिव इट 66 × 2 अराउंड 120 30 जो भी आएगा लिव इट। तो सपोज 200 लोग आए तो उसका 2/3 तो केवल 130 हो जाएगा। नो, दिस 2/3 इज एप्लीकेबल ओवर एंटायर मेंबरशिप ऑफ द हाउस, कि आए या ना आए, लेकिन अगर आपको इम्पीचमेंट के प्रोसेस को अगर आपको पास करना है उस रेजोल्यूशन को, इन दैट केस यू हैव टू वोट इन फेवर with at least 2/3 of the majority of the entire strength of that house। तो लगभग इतने लोगों को वो पास करना पड़ेगा, किसमें? राज्यसभा। आफ्टर राज्यसभा या फिर वाइस वर्सा, लोकसभा में होता तो राज्यसभा में जाता, राज्यसभा में हो रहा है तो लोकसभा में आ रहा है। ठीक है, तो लोकसभा में अब क्या होगा? इन लोकसभा also the same process will be followed, and now here also they will require to pass it with 2/3 of majority। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन वो सारी चीजें करेंगे, बट अगेन एट इन द फाइनल प्लेस अब उसमें एक चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस जो वो 1/4 लोगों का सिग्नेचर शुरू में कराना पड़ा था ना, वो नहीं कराना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है? एक जगह तो आपने करा लिया और एक हाउस ने उसको पास भी कर दिया। अब पास करने का क्या मतलब है? 2/3 तो 1/4 से ज्यादा ही होता है, तो ऑब्वियसली इसको दोबारा 1/4 को साइन कराने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, ना उसका कोई फायदा है, इट हैज नो बेनिफिट। तो इसी वजह से नाउ दिस लोकसभा विल आल्सो हैव टू पास दिस बिल और टू पास दिस इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन विद 2/3 मेजोरिटी। तो इस 2/3 मेजोरिटी से जब अगर लोकसभा का 2/3 मेजोरिटी कितना हो जाएगा? 545 × 2/3, ये लगभग 350 जितना भी आएगा, कैलकुलेट कर लेना, इट्स नॉट ए मैथमेटिक्स क्लास। तो जितना भी आएगा एटलीस्ट इतने लोगों को, चाहे वो प्रेजेंट हो ना हो, सपोज करो 400 लोग आए, फिर भी 350 को फेवर में वोट करना ही होगा, बिकॉज 2/3 ऑफ द एंटायर मेजोरिटी और 2/3 ऑफ द एंटायर स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस। सो लोकसभा, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, एंड फाइनली the Lok Sabha has also passed it with 2/3 of the majority of that house। Clear? So now finally the moment when Lok Sabha will pass this bill with 2/3 of the entire strength of that house, the president will be considered disqualified or the president will be considered impeached।
वो तुरंत ही हट जाएंगे। तो लेकिन एक प्रोविजन होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट कभी भी खाली नहीं रह सकती। At the moment the president of India is impeached, his authority becomes vacant, the post of president becomes vacant, और कभी vacant रह नहीं सकती। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रेसिडेंट के हटते वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट फॉर ए पीरियड ऑफ मैक्सिमम 6 मंथ। 6 महीने से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्यों, उसका कुछ अलग रीज़न है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इम्पीचमेंट हुआ, और इम्पीचमेंट होते क्या हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया will vacate his office and vice president of India will automatically become the president of India। और इसी चीज को सपोज करो आपको कोई बोलने लगे कि कंपेयर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पूछ सकता है, आपकी मेंस में प्रोबेबिलिटी होती है। मेंस में क्या, आपको अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को एक्सप्लोर करना है, उनको प्रेजेंटेशन देना है। तो सपोज करो इफ समवन इज आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, तो इसमें क्या होगा, यू विल कंपेयर कि यूएसए में क्या होगा और इंडिया में क्या होगा। इन इंडिया व्हेन वाइस प्रेसिडेंट विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही और शी कैन कंटिन्यू फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको दोबारा इलेक्शन कराना पड़ेगा। बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग द सेम इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूएसए, वाइस प्रेसिडेंट विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। वाइस प्रेसिडेंट वहां भी बनेंगे प्रेसिडेंट, लेकिन एक डिफरेंस क्या है, यहाँ टाइम पीरियड कितना है 6 मंथ्स, और यहाँ टाइम पीरियड कितना होगा, एंटायर रिमेनिंग ड्यूरेशन। इंडिया में 5 साल के लिए प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। सपोज करो 6 महीने के बाद प्रेसिडेंट हट गए, सो अब क्या होगा, आफ्टर द स्पैन ऑफ 6 मंथ्स इलेक्शन विल बी हेल्ड, और वाइस प्रेसिडेंट 6 महीने तक आपके प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं। और यूएसए में टर्म कितना होता है प्रेसिडेंट का, दैट इज 4 ईयर। और सपोज करो कि 1 साल के बाद द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज बीन रिमूव्ड ड्यू टू एनी रीजन, तो उस केस में क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट विल बिकम प्रेसिडेंट, बट जो उनके बचे हुए 3 साल है वो तीनों साल ही वाइस प्रेसिडेंट बने रहेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में ऐसा नहीं होता। सो दिस इज द प्रेसाइज डिफरेंस। इज इट क्लियर? प्राची, आयुषी, So now we will conclude here itself. After the remaining provisions we will deal in the subsequent classes. जो कि आने वाली classes होंगी, we will deal them in remaining classes. I hope you enjoyed this. Thank you. Thank you for the cooperation. Bye.